वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग मैराथन का 5वां वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैराथन का। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मैराथन वीडियो में आपका टोटल 100 प्रश्न होते हैं और ये सभी प्रश्न है जो कि जीके जीएस से होते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च का, उसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 70 प्रश्न है जो जीके जीएस से पूछे जाएंगे। तो विशेष फोकस करना है किस पे? जीके जीएस पे आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, ऐसे तो सभी पार्ट पे आपको ध्यान देना है। 10 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाएगा, 10 नंबर का मैथ रहेगा और 10 नंबर का हिंदी से प्रश्न रहेगा। तो बीच बीच में मैं हिंदी का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैराथन क्लास इसलिए चला रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसमें 100 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न जो जीके जीएस से होते हैं और जीके जीएस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज से मैं लाइव क्लास लेने वाला था, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी कार्य से कहीं मैं बाहर चला गया था, इसलिए देर हो गई। तो आज मैं लाइव क्लास नहीं ले सका, लेकिन कल से, ठीक है फ्रेंड्स, कल से आपको 8:30 बजे लाइव क्लास देखने को मिलेगा। सभी को नोटिफिकेशन जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग 8:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी आपका लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल से आप लोग 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। अभी हम लोग देख लेते हैं 100 प्रश्नों का मैराथन वीडियो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का लेवल, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा कि उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है कौन सा अनुच्छेद में। ध्यान से सुनिएगा, उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 215 में। देखिए, उच्च न्यायालय की परिभाषा के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 215 हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 214 में कहा गया कि एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालय की परिभाषा है। तो ध्यान रखिएगा दोनों को। सवाल नंबर 2 को देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिएगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि संघ राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसके संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। बी में है आपका ऐसे किसी अन्य मामले पर परामर्श देना जिसे राष्ट्रपति राज्यपाल निर्देशित करता है। ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो उसे संसद के दोनों सदनों राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा। ये भी सही है। यानी इसका जो राइट आंसर रेफरेंस कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी कथन है जो असत्य नहीं, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई है जो असत्य नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 3 को देखिए, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु कितनी समितियां गठित की गई थी? तो गेस करें, तो टोटल आपका कितना? 13 समितियों का गठन किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु कितनी समितियां गठित की गई थी? तो 13 समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते की भांति कार्य करती है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति। सवाल एक बार फिर से सुने, इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति है एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते की भांति कार्य करती है? ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या अभिप्राय है? सभी क्वेश्चन मॉडरेट है, इसी टाइप का एग्जाम में आपको सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का अभिप्राय क्या है? सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखें, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को नामांकन हेतु निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना आवश्यक है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 है जो प्रस्तावक होगा फ्रेंड्स, अनुमोदन करने वाला कितना होगा? 50, यानी 50-50 होना बहुत जरूरी है।
ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लें सवाल क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन हेतु निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित भी होना चाहिए और 50 द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वह एकमात्र न्यायाधीश जिसे पद से हटाने के लिए मई 1993 में संसद में महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन से न्यायाधीश थे? सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी रामास्वामी। सवाल नंबर 8 को देखें कि मुंसिफ या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का संबंध होता है, किससे होता है? सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमंडल से होगा। ठीक है, मुंसिफ या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का संबंध अनुमंडल से होता है। ठीक है। सवाल नंबर 9 को देखें, निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में? तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65वें संविधान संशोधन में। सवाल नंबर 10 को देखिए, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगस्त 2019 में घोषित हुआ। 66वें के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 19 के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका हो जाएगा कृति सुरेश को पुरस्कार ये मिला था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सुरेश को। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कब? तो 2019 में। सवाल नंबर 11 को देखें, धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित करने का अधिकार है किसे है? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष है जो प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। सवाल नंबर 12 को देखें, संसद को अवशिष्ट अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 248 के ठीक है, संसद को अवशिष्ट अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखें, सवाल नंबर 13, 1977-80 के बीच समय को निम्नांकित में से किस नेता का राजनीतिक निर्वासन का काल माना जाता है? 77 से 80। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो कौन होता है? तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। सवाल नंबर 15 को देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? गेस करें, सब बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, चारों देख लें। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो आपका राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के लिए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपका कालाशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। चतुर्थ है फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखें, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, साथ साथ में उसका अध्यक्ष कौन थे। इससे एक प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 में था द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में, तो आपको बता दिए कालाशोक के शासनकाल में। ऐसे इसका ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे अका अक याद रखिएगा, अ का अक। ठीक है, देखिए अका अक याद रखिएगा तो सब याद रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में,
अ से, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा फिर अ से अशोक के शासनकाल में, और चौथा है जो कनिष्क के शासनकाल में। तो एक टर्म आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो आराम से हो जाएगा। क्या याद रखना? अक याद आपको रखना है। अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि बिहार राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है? पटना में है। सवाल नंबर 17 को देखें, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय किस विधा की शिक्षा का केंद्र था? उदयंतपुरी विश्वविद्यालय जो आपका किसका था? तंत्र विद्या का शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 17 का, किसका? तंत्र विद्या का। याद रखिएगा, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय किस विधा का शिक्षा का केंद्र था? तो तंत्र विद्या का। सवाल नंबर 18 को देखिए, पटना शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? पटना शैली के कलाकारों में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो सेवक राम का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें, दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? दियारा भूमि 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति को दियारा भूमि कहा जाता है। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें कि बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना? 10.5% है। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है फ्रेंड्स कि बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपका 10.5% है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 21 को देखिए, झारखंड स्वायत्ता परिषद का गठन कब किया गया? झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया? 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1995 में ही झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? यानी कौन सा जगह जहाँ पर सूती वस्त्र केंद्र से संबंधित नहीं है, उद्योग से संबंधित नहीं है? तो गेस करें। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, शाहपुर है। ठीक है, बाकी गया, फुलवारी शरीफ और मुजफ्फरपुर है जो है। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? तो आपको शाहपुर को शामिल नहीं करेंगे। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 23 को देखें कि बिहार के स्वाधीनता संघर्ष 1857 में किस महापुरुष का योगदान अतुलनीय है? 23 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्योंकि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था तो बिहार से मुख्य रूप से आपको कुंवर सिंह ही नेतृत्व किए थे। अगला सवाल को देखते हैं कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिका है जो किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक है? तो मेगास्थनीज के द्वारा ये लिखा गया है, ये भी आप जरूर रखिएगा। इसमें आपका जो मेगास्थनीज के इंडिका है, इसमें राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की देखरेख के बारे में चर्चा की गई है। तो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का सबसे प्रमुख साधन है तो मेगास्थनीज का इंडिका। अगला सवाल को देखते हैं कि हैदर अली ने मैसूर में अपना राज्य कब स्थापित कर लिया था? सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1761 ईस्वी में स्थापित कर लिया था हैदर अली ने मैसूर में अपना राज्य। अगला सवाल को देखते हैं कि मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? सवाल नंबर 26 का गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करनाल में हुआ था। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। और ये युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आप हम लोगों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच 1739 में जो युद्ध हुआ था वो करनाल में, वो किस नाम से जाना जाता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। 26 का क्या होगा राइट आंसर? अगला सवाल को देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? मुगल सम्राट का सबसे जो अंतिम बादशाह था सभी को पता होना चाहिए। इसका जवाब बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है फ्रेंड्स
कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के पूर्ण प्रभाव में चला गया था? 28 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के पूर्ण प्रभाव में चला गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। सवाल नंबर 29 को देखें, शेर शाह की अंतिम विजयी थी। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर विजय। कालिंजर है जो आपका कहाँ पड़ता है? तो बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक है। और यही है जो आपका शेर शाह की अंतिम विजयी थी। सवाल नंबर 30 को देखें कि अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला कारण था, कौन सा कारण था? गेस करिए, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 30 का। तो देखिए, अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30 का सी। यद्यपि स्वयं में अकबर कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का था, परंतु परिस्थितियों के कारण वह उदार धार्मिक नीति अपनाने को बाध्य हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 को देखें कि हुमायूं ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? किस जगह से ये प्राप्त किया था? 31 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? 31 का हो जाएगा आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर से। ठीक है, अच्छा सवाल है कि हुमायूं ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ग्वालियर से आप ये प्राप्त किया था। देखिए, ग्वालियर नरेश जो उस समय था उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? तो उसका नाम था विक्रमजीत था, ठीक है। उसी से ये इन्होंने कोहिनूर हीरा छीना था। तो याद रखिएगा कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर नरेश राजा कौन? विक्रमजीत से छीना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 32 को देखें, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो सरदार कौन थे जिन्होंने उनको आमंत्रण किया था कि बाबर को कि आप भारत पर आक्रमण करो? 32 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दो सरदार ने आमंत्रित किया, कौन कौन था? तो आपका आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। यानी आपका 32 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है आपका, 16वीं शताब्दी में भारत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 16वीं शताब्दी की बात पूछी जा रही है। सवाल नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या थी? कृषि। सवाल नंबर 34 को देखें, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 34 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामा अनुज को। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता था? तो रामानुज को। सेतु मतलब क्या होता है? पुल होता है, ठीक है। अगला सवाल को देखें, भगवत गीता पर एक लंबी टीका लिखी, किसने लिखी थी? भगवत गीता पर एक लंबी टीका किसने लिखी थी? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने? ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। सवाल नंबर 36 को देखें, विजयनगर प्रशासन में राजा के शासन कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल होता था जिसमें संभवतः कितने सदस्य होते थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? सभी को पता है, हरिहर एवं बोक्का ने किया था, दोनों भाइयों ने किया था फ्रेंड्स। तो विजयनगर प्रशासन में राजा के शासन कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल होता था, उसमें कितने सदस्य होते थे? सवाल नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितना? 20 सदस्य होते थे। कितना? टोटल 20 सदस्य होते थे। सवाल नंबर 37 को, भारत का तोता कहलाता है, किसे कहा जाता है भारत का तोता? है तो बहुत बार सुने होंगे, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का। सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मांडू नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया था? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसंग शाह ने। किस शासक ने मांडू नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो हुसंग शाह ने। अगला सवाल को लेते हैं, अलादीन दक्षिण राज्यों को दुधारू गाय मानता था, ठीक है। जो अलादीन है दक्षिण राज्यों को दुधारू गाय मानता था और जब भी उसे धन की आवश्यकता होती थी वह दक्षिण पर आक्रमण करता था। यह कथन किस इतिहासकार का है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयंगर का था। आयंगर ने ऐसा कहा था। सवाल नंबर 40 को देखिए, सुल्तान बनने के पूर्व बलबन क्या था?
सवाल नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था बलबन। ठीक है, सुल्तान बनने के पहले क्या था वो, तो नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। सवाल नंबर 41 को देखिए, अंकोर वाट मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? 41 नंबर सवाल गेस करें। 41 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विष्णु भगवान की मूर्ति है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो कंबोडिया में पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर याद रखिए कहाँ पड़ता है, तो कंबोडिया में पड़ता है अंकोर वाट का मंदिर। और ये किस देवता से संबंधित है, किस देवता का वहाँ मूर्ति है? तो विष्णु भगवान का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 41 का। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं, चोल शासन में शिक्षा का माध्यम क्या था? 42 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था? तेलुगु था। चोल शासन में शिक्षा का माध्यम कौन सा था, कौन सा भाषा? तो तेलुगु। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 43 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बैल की पहिएदार मूर्ति सूरकोटदा से, ये आपका सुमेलित नहीं है 43 का। बाकी मिट्टी का हल बनमाली से मिला था, सही है। घोड़े तथा गाय की मृण्य मूर्ति हड़प्पा से मिली थी। हाथी का दांत की छड़ कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये तीनों भी याद रखिएगा, ये तीनों है जो सही है, जबकि बैल की पहिएदार मूर्ति सूरकोटदा से मिला था, ये बिल्कुल गलत है। 43 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हर एक प्रैक्टिस सेट में एक से दो गलतियां जरूर रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठा करके देख लें, उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट में एक या दो गलती मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं फ्रेंड्स मैं आपको सुधार करके टोटल बताता हूँ। फिर भी अगर जो कोई प्रश्न में अगर मुझसे गलती हो जाती है, डाउट हो जाती है, पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है या ध्यान से हट जाता है, तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जैसे फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैं प्रैक्टिस सेट डाला था मैराथन वीडियो, उसमें आपको मुझसे गलती वहाँ पर हुई थी कि जो नियमित जनगणना है, प्रश्न था नियमित जनगणना है जो किसके शासनकाल में हुआ था, तो मैं बता दिया था आपका लॉर्ड लिटन बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शन लॉर्ड लिटन भी था, गलती से बोला गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो नियमित जनगणना है जो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो कोई का स्टूडेंट कमेंट करके पूछे थे कि आपका लॉर्ड रिपन होना चाहिए क्या, तो मैंने चेक किया फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही लॉर्ड रिपन ही होगा, वहाँ पर मिस्टेक से बोला गया था। तो कभी कभी कोई प्रश्न में इस तरह से डाउट होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसका सही आंसर सभी को भी पता चले। और हर एक प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है, लेकिन मैं सुधार करके कोशिश करता हूँ प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर है आपका काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ का, यहाँ अभी हम लोग ने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ये सुमेलित नहीं है। फिर है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब फ्रेंड्स, ये सब जरूर याद रखिएगा, सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सवाल नंबर 44 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। ठीक है, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल आपका 45 नंबर सवाल है कि सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की? ठीक है, सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजूकों को नियुक्ति की थी। सवाल नंबर 46 को देखें। सवाल नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन सा वंश ने करवाया था? 46 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सोलंकी वंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी ने करवाया था। अगर पूछा जाए आपको खजुराहों का, ठीक है, खजुराहों का मंदिर का निर्माण किसने किया था खजुराहों में, तो उसका हो जाएगा आपका चंदेल वंश ने। ठीक है, खजुराहों में जो मंदिर बनवाया था चंदेल वंश ने बनवाया था, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो सोलंकी वंश ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? किसने एक कहा था? तो आपका महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल को देखते हैं कि नवंबर 1939 में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, इसका कारण क्या था? 48 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां के कारण। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 ईस्वी में हुआ था, 1939 से लेकर के कब तक 45 तक चला था। ठीक है,
यानी 6 वर्ष ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो यही कारण से है जो आपको ये हुआ था फ्रेंड्स। क्या था सवाल आपका? नवंबर 1939 में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसका मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, क्योंकि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में खद्दर पहनना आवश्यक घोषित कर दिया था? बहुत अच्छा सवाल है। 49 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में खद्दर पहनना आवश्यक घोषित कर दिया गया था। किसमें? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 आपका है शिक्षा क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु गणित हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? याद करें फ्रेंड्स, हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो सभी को पता है शिक्षा से संबंधित है। तो किस पे विशेष जोर दिया था? 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। ऐसे ही पूछा जाता है हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 51 को देखिए। सवाल नंबर 51 आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को रोक दिया गया? ठीक है, रोक दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बारदोली प्रस्ताव को। इसमें देखिए दो तरह से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है, पहला सवाल क्या था पहले समझ लें कि निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को रोका गया था? तो बारदोली प्रस्ताव इसका राइट आंसर होगा। लेकिन पूछा जाता है और सवाल कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? तो आपको चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौरी चौरा कांड जो आपका कितना हुआ था, कहीं पे 4 फरवरी देगा फ्रेंड्स, कहीं पे 5 फरवरी देगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर 4 फरवरी ऑप्शन में रहेगा तो 4 फरवरी मारिएगा, 5 फरवरी रहेगा तो 5 फरवरी। ऐसे ज़्यादातर आपको 5 फरवरी वाला ऑप्शन ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था फ्रेंड्स कब हुआ था? तो आपको 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी कितना 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसी के कारण है जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स इस तरह से कि निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को रोक दिया गया था? ठीक है, तो आपका बारदोली प्रस्ताव के कारण इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यही सवाल अगर पूछा जाए कि जो असहयोग आंदोलन है इसको स्थगित क्यों कर दिया गया, ठीक है, रोकना स्थगित कर दिया गया, तो इस तरह से पूछे तो चौरा चौरी कांड होता है। अगला सवाल को देखें कि नेहरू रिपोर्ट ने किस तरह के शासन की अनुशंसा की? सवाल नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज की। नेहरू रिपोर्ट ने किस तरह के शासन की अनुशंसा की? तो औपनिवेशिक स्वराज की। 53 नंबर सवाल को देखिए, पूना समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित की गई थी? 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 18%। याद रखिए जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, वो किसके? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। और कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था। ये भी जरूर याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारा सवाल, 3 सवाल बना फ्रेंड्स कि पूना समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थी? तो 18%। पूना समझौता किनके किनके बीच में हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। सवाल नंबर 54 को देखें, चंपारण में सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गेस करें 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, लिखा था। 54 का डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। एक सवाल इसमें और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंपारण में आपको किसान आंदोलन हुआ था, प्रथम सत्याग्रह हुआ था, तो महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। वहाँ का एक किसान था राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने इन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी वहाँ गए थे और अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन वहाँ से चंपारण से शुरू किए थे। तो ये किसान थे वहाँ के, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल क्या पूछा गया था कि चंपारण में सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सवाल नंबर 55 को देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया क्योंकि? देखिए वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, क्यों कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा के थाने में हिंसात्मक कार्य किया गया था, यही कारण के। और ये घटना कब चौरी चौरी
चौरी चौरा का हुआ था फ्रेंड्स, तो 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1900 कितना 22 ईस्वी में। कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा 4 फरवरी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर 4 फरवरी ऑप्शन में दे रहा है फ्रेंड्स तो 4 फरवरी 1922 वाला सही मारिएगा, अगर 5 फरवरी वाले दे रहा है तो 5 फरवरी, ऐसे आपको 5 फरवरी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हम लोग ने क्या देखा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, क्यों कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण ही स्थगित कर दिए थे, बंद कर दिए थे। 56 नंबर सवाल को देखें, 1937 में कराए गए प्रांतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 1937 ईस्वी में क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, इसमें कांग्रेस पार्टी को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रांतों में। सवाल नंबर 57 को देखें कि ब्रिटिश सरकार ने केवल बंगाल में ही विभाजन का निर्णय लिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, तो ब्रिटिश सरकार ने केवल बंगाल में ही विभाजन का निर्णय क्यों लिया था। 57 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या क्या है, उस समय बंगाल में भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। उस समय बंगाल में प्रशासनिक संचालन कठिन होता जा रहा था। तीसरा में है, बंगाल में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच हिंसा एवं तनाव की संभावना उत्पन्न हो गई थी। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने केवल बंगाल में ही विभाजन का निर्णय लिया था। और बंगाल में विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी हुआ था बंगाल का विभाजन, और किसके, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था। इसमें 2 सवाल बनता है फ्रेंड्स, दोनों को याद रखिएगा, बताता हूं मैं। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था। सवाल नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। और ये काकोरी जो कांड हुआ था, षड्यंत्र हुआ था, कब हुआ था, तो 9 अगस्त, याद रखिएगा कितना, 9 अगस्त कितना 1925 ईस्वी में आपका काकोरी कांड हुआ था। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था फ्रेंड्स। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। सवाल नंबर 59 को देखें, स्वराज दल की नीति क्या थी। 59 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिलों के बहिष्कार के स्थान पर उनमें प्रवेश करना। यही स्वराज दल की मुख्य विषय थी, उद्देश्य थी, नीति थी। सवाल नंबर 60 को देखें, 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। 60 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी, उपयुक्त सभी। जो 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलन हुआ, उसका परिणाम हुआ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का जन्म, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास, आम व्यक्ति में राजनीतिक चेतना का जन्म। अगला सवाल को लिखते हैं कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस प्लास्टर प्राप्त होता है। 61 का ए हो गया फ्रेंड्स। अब सवाल नंबर 62 को देखते हैं। सवाल नंबर 62 आपका है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। सवाल नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता कितनी डायोप्टर होगी। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, 62 का हो जाएगा -5 डायोप्टर। अगला सवाल है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न एक आपको जरूर पूछा जाएगा। इसे पूछ देगा आपको चेचक किससे होता है, तो वायरस से होता है, ठीक है, इसी तरह से पूछेगा आपको। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है। सवाल नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी है, जो आपका वायरस के कारण से होता है, यानी विषाणु के कारण से ही आपका इन्फ्लुएंजा होता है। अगला सवाल को लेते हैं कि एक चिकित्सक ने निदान करते हुए अपने रोगी में पाया कि उसके पैर का फूलापन एक परजीवी संक्रमण के कारण हुआ है, इसलिए बताइए कि रोगी किस रोग से पीड़ित है। चलिए सबको पता है फ्रेंड्स, पैर फूला हुआ रहता है, कौन सा रोग में पैर फूल जाता है, फलेरिया में फूल जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मोनोजाइट किसका यस्क है, पढ़ाया हुआ मेरा सवाल है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी थोरियम का है, ठीक है। मोनाजाइट है जो किसका यस्क है, तो थोरियम का है। सवाल नंबर 66 को देखिए, शहद का प्रमुख घटक कौन है। ये भी बहुत बार बता चुके हैं, गेस करिए 66 का, ये फ्रक्टोज का हो जाएगा शहद, ठीक है। शहद जो हनी है किसका प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, 66 का डी हो गया। सवाल नंबर 67 को देखिए, यदि किसी व्यक्ति को वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग हो तो वह किन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है।
सभी का बटा फिर जिसको सीबी कलर ब्लाइंड होता है वो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 68 को देखें, ध्वनि किस रूप में चलती है? चलिए गेस करिए 68 का। तो ध्वनि है जो आपका तरंग के रूप में चलती है, गमन करती है, किसके? तरंग के रूप में। और कौन सा तरंग पूछिए तो अनुदैर्ध्य तरंगी में ध्वनि गमन करती है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 68 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए ध्वनि का वेग अगर जो पूछे आपका निर्वात में क्या होगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में शून्य होता है क्योंकि निर्वात में इसको कुछ माध्यम ही नहीं रहेगा। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए फिगर से बताया हुआ है कि निम्नलिखित कोशिका अंग का संबंध है, ये किसका संबंध है? ऑप्शन देख लें, यहाँ पर फोटो आप देख लें, इसका तस्वीर देख लें और लिखा हुआ फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का या हरित लवक से। तो सवाल नंबर आपका 69 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना इसी तरह से होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस भी कहा जाता है आपको, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक पूछा जाता है फिर आपको लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और देखिए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो तीनों को जरूर याद रखिए, तीनों जो मैंने बताया। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे? लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फिगर बना है, किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं। सवाल नंबर 70 आपका पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? सभी जानते हैं सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्या होता है आप गेस करें फटाफट। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण, सॉरी इसमें जैसे पूछता है इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वर्षा का जल है जो उसका बूंद है जो गोलाकार, किसके कारण से होता है? तो आपका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा सा और डीप किया है कि पृष्ठ तनाव है जो सरफेस टेंशन होता है कि उत्पत्ति का कारण क्या है, कौन सा बल के कारण ऐसा होता है? तो सवाल नंबर जो आपका 70 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसंजन बल के कारण है जो सरफेस टेंशन की उत्पत्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 70 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 71 को देखें। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर तथा गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? ठीक है, तो गेस करें। सवाल नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि वृक्ष से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वृक्ष से पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो क्या दर्शाता है? गेस करें। सवाल नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। अब देखिए इसमें एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो यही आपका जो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। यही क्लोरोफिल के कारण है जो पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो वृक्षों से पुराने पत्तों का गिरना का कारण यही हो जाता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। तो बहुत अच्छा सवाल, याद रखिएगा। दो सवाल बना कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया। सवाल नंबर 73 को देखें कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर का प्रकाश में किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। सवाल नंबर 74 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां को अस्थियों से जोड़ता है? 74 का क्या हो जाएगा? तो उसका कंडारा है। पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, कंडारा। निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां को अस्थियों से जोड़ता है? तो कंडारा। अगला सवाल 75 नंबर सवाल को देखें। सवाल नंबर 75 आपका है कि एपिस इंडिका प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? एपिस इंडिका। 75 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिस इंडिका है जो आपका मधुमक्खी की प्रजाति है। सवाल नंबर 76 देखिए, बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है? 76 का, तो इसको देखिए बायोस्फीयर एक तरह का जांच भी होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवित शरीर से लिए गए ऊतक का परीक्षण। ठीक है, एक जांच है बायोस्फीयर। उसमें क्या होता है कि पाइप डाल करके जैसे पेट बायोस्फीयर किया जाता है, तो पेट से कुछ उसका सेल टिश्यू निकाला जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो बायोस्फीयर आप लोग नाम सुने होंगे। तो बायोस्फीयर क्या है? तो जीवित शरीर से लिए गए ऊतक का परीक्षण ही बायोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 77 को देखें। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बार आ चुका है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या, पृथ्वी के निकट है तो गलत है,
पृथ्वी का परिक्रमा, ये भी गलत है। सूर्य के प्रकाश है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग पलायन वेग से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 77 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर 78 को देखें, लहसुन के विलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? लहसुन में जो गंध आता है किसके कारण से आता है 78 का? तो सभी जानते हैं सल्फर यौगिक के कारण आता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखिए, एल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो किरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊन में उपस्थित होता है एल्फा किरेटिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 80 को देखें, चमगादड़ जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैट कहते हैं, अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, इसी के कारण से अंधेरे में वो उड़ सकते हैं। सवाल नंबर 81 को देखें, ठोस द्रव व गैस में अणुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल होता है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है, सभी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट गेस करिए कि ठोस द्रव व गैस में अणुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल किस में होगा? तो ठोस में होगा, डेफिनेटली ठोस में होगा। चलिए अगला सवाल है, माचिस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? 82 का, तो लाल फास्फोरस का ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल आपका देखिए, फित्ता कृमि की संक्रामक अव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? फित्ता कृमि टेप वॉर्म जिसे कहते हैं कि संक्रामक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? 83 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिस्टिसरकस लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। 84 को देखिए, क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? इसके पहले 6 ओवर का गेंद नहीं होता था। क्रिकेट में 6 गेंदों का, यानी एक ओवर में कितना होता है? 6 गेंद होता है, ठीक है। एक ओवर में कितने गेंद फेंके जाते हैं? 6 भी कहते हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ ये पूछा जा रहा है। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 85 को देखिए, आधुनिक आइस हॉकी कहाँ खेली जाती है? गेस करें फ्रेंड्स, आधुनिक आइस हॉकी कहाँ खेली जाती है? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोर स्टेडियम में कृत्रिम बर्फ पर खेली जाती है आधुनिक आइस हॉकी। 86 को देखें, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से है? 86 का गेस करें, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से है? 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ था याद करते चलिएगा, 1991 और 92 देता है, ठीक है। 1991 और 92 में आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत हुआ था कब से फ्रेंड्स? तो याद रखिए कितना, 1991 और 92 में। तो ये भी खेल से संबंधित है। दूसरा अर्जुन पुरस्कार, इसका ये भी खेल के क्षेत्र में जाता है, 1961 से शुरू हुआ था, याद रखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 को देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्विट्जरलैंड में। 88 को देखें, स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है, कौन सा है? स्कूली स्तर पर, स्कूली स्तर पर जो फुटबॉल का खेल प्रतियोगिता होता है उसको सुब्रोत कप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब 89 को देखे थे, हाँ धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से। गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। गंगा कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषकों को कृषि संबंधी आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ही है जो गंगा कल्याण योजना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 89 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 90 को देखें, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? राष्ट्रीय आय है जिसमें सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? 90 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से होता है? तो आपका सेवा क्षेत्र से होता है। 91 को देखिए, नेवली उर्वरक कारखाना किस राज्य में स्थित है? देखिए पूछा जाता है नेवली जो किससे संबंधित है? उर्वरक कारखाना नेवली में पड़ता है, ये भी जीके बन रहा है। और नेवली कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो 91 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में पड़ता है नेवली। 91 का डी। सवाल नंबर 92 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 93 को देखें,
ये मुंबई शेयर बाजार का डॉलर मूल्यों में नया सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार का डॉलर मूल्य में नया सूचकांक क्या है? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डॉलेक्स। ठीक है, बी डॉलेक्स। 94 का राइस टेक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है 94 का। तो देखिए राइस टेक क्या है? तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का ये नाम है। ऑप्शन नंबर बी 94 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 95 को देखें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? ठीक है, यानी गिरती नहीं है। अरब सागर में कौन नहीं गिरती है? 95 का राइट आंसर होगा पेन्नार। पेन्नार है जो आपका अरब सागर में पलायन नहीं करती, जबकि पंबा, पेरियार, नेत्रावती ये सभी करती है। 96 नंबर सवाल को देखें कि देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नाम है। उन्होंने किसका रिकॉर्ड भंग किया? ठीक है, किसका? 96 का गेस कर लें। ज्योति बसु का सभी जानते होंगे। इसके पहले जो ज्योति बसु थे ये सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे, बने रहने वाले मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसका रिकॉर्ड किसने भंग किया? तो याद रखिए सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन? पवन चामलिंग है। इन्होंने इनका रिकॉर्ड को तोड़ा। पवन चामलिंग ने आपका ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा जा रहा है किसका रिकॉर्ड भंग किया था। चलिए सवाल नंबर 97 को देखें। सवाल नंबर 97 आपका है कि अंग्रेजी पुस्तक गीता रिविजिटेड के लेखक कौन है? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय नारायण दीक्षित ने लिखा है गीता रिविजिटेड बुक को। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी में जो पुस्तक है गीता रिविजिटेड के लेखक कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित है। 98 नंबर सवाल को देखें। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको इमारतें किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको कहाँ स्थित है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में आपका स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। 99 को देखें। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए। स्टोमली को कहा जाता है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो को लास्ट सवाल का देखते हैं। मोरान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 100 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, मोरान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है। तो 100 प्रश्न थे फ्रेंड्स। ये आपका 5वां मैराथन वीडियो था। आपको प्रत्येक दिन फ्रेंड्स आपको एक मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और 8:30 बजे आपको लाइव क्लास भी चलेगा फ्रेंड्स। और एग्जाम के 15 दिन पहले से आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें फ्रेंड्स एकदम अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, टाइप करके वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 8:30 बजे आपको 8:30 PM में आपको प्रत्येक दिन लाइव क्लास से आप लोग जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बीच बीच में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा फ्रेंड्स, और मैथ का सोल्यूशन भी आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स, आपको एग्जाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।